हेलो एनमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूँ मैं आपका अपना बैड एसेन स्पाई एक्स मांगा के चैप्टर 89 और 90 के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के चैप्टर में हम यूरी और क्लोई का हल्का सा बॉन्ड बनते हुए देखेंगे एंड आन्या को पार्क में एक अजीब से स्पाई दद्दू मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते इस वीडियो को। चैप्टर की शुरुआत में यूरी थका हुआ अपने ऑफिस जा रहा होता है और तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी उठ जाता है। उसके पास वाला आदमी डरते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद वो सीधे ऑफिस चला जाता है। लेफ्टिनेंट उससे पूछते हैं, तुम आखिर कब तक ऐसे ही ट्रक से टक्कर खाते रहोगे? ट्रक से टक्कर खाना बंद करो, अगर ऐसे ही हाल रहा तो तुम कभी भी हील नहीं हो पाओगे। ये सुन के यूरी कहता है, मैं बस आजकल बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। ये सुन के लेफ्टिनेंट कहते हैं, तो फिर अपनी सिस्टर से कहो ना, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगी। यूरी बताता है कि कई दिनों से वो अपनी सिस्टर से मिला ही नहीं। ये सुन के लेफ्टिनेंट भी शॉक हो जाते हैं और वो पूछते हैं, क्या वो ठीक है? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? यूरी शांति से कहता है, मैं बस बहुत परेशान हूँ। जब लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था, पता नहीं क्यों, लेकिन सब कुछ बदल गया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंट्री को प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। ये सुन के लेफ्टिनेंट कहते हैं, आखिर ये किस बारे में है? असल में यहाँ पर यूरी ट्वाइलाइट की बात से परेशान होता है। वो कहता है, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था, मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में भी आसानी से घुस गया और फिर आसानी से सीक्रेट पुलिस में भी हायर हो गया। मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, काबिलों में भी काबिल। ये सुन के लेफ्टिनेंट कहते हैं, बेहतर होता अगर ये बातें कोई और कहता। लेकिन फिर यूरी गुस्से में कहता है, यहाँ पर हर बार वो ट्वाइलाइट हमेशा मुझसे 2 कदम आगे रहता है। जब भी मुझे लगता है कि मैंने उसे पकड़ लिया, वो हर बार मुझे चकमा देकर मुझे पीट के चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहते हैं, तुम चीज़ों को इतनी आसानी से जाने नहीं देते ना, इस बारे में सोचना बंद कर दो और थोड़ा रिलैक्स करो। ये सुन के यूरी कहता है, ऑफ कोर्स मैं इस बारे में ज़्यादा सोचता हूँ। आखिर वो हमारा आखिरी मौका था उसे पकड़ने का और मेरी वजह से वो बच के निकल गया। लेफ्टिनेंट कहते हैं, अरे छोड़ो उस बात को। यहाँ तक कि डायरेक्टर ने भी तुम्हारी तारीफ की थी क्योंकि तुम वो पहले इंसान थे जिसने ट्वाइलाइट को पीटा था। मैं मानता हूँ कि व्हीलर पकड़ा गया, लेकिन उनका भी एक खबरी पकड़ा गया और हम दोनों एजेंसी ने अपना एक खबरी खो दिया। तो ये एक तरीके से ड्रॉ ही हुआ। हमारे कामों में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन तुमने जो ट्वाइलाइट को चोट पहुंचाई है वो काबिले तारीफ है। अब तुम्हारी वजह से हमारी एजेंसी ऑस्ट्रेलिया के हर एक बंदे के हाथ को चेक कर रही है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। अगर इससे भी वो पकड़ा नहीं गया, तब भी हम वेस्ट के एजेंट्स पे थोड़ा प्रेशर बना पाएंगे। लेकिन ये सब सुनकर भी यूरी खुश नहीं होता, वो बहुत उदास होता है। वो कहता है, मैं एक ऐसे इंसान से हारा जिसके हाथ में चोट लगी थी, लगता है मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। लेफ्टिनेंट कहते हैं, अरे छोड़ो यार उस बात को। तभी वहाँ पर क्लोई भागते हुए आ जाती है। वो कैप्टन से हेल्प मांगते हुए कहती है, हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है और हमें पता चला है कि उसके हाथ पर भी वो चोट का निशान है। ये सुन के यूरी और कैप्टन दोनों ही हैरान होते हैं और इसके बाद हमें वो सस्पेक्ट दिखाया जाता है जो कि ट्वाइलाइट के आसपास भी नहीं लगता। उसे देख के कैप्टन और यूरी के भी होश उड़ जाते हैं और वो उल्टे पाँव वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं, आज हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इसलिए तुम्हें इसे निपटा लो। क्लोई कहती है, क्या आप ये चेक नहीं करने वाले कि ये ट्वाइलाइट है या नहीं? ये सुन के यूरी कहता है, क्या हो गया तुम्हें क्लोई? तुम अपनी आंखें चेक करो, तुम्हें लगता है ये ट्वाइलाइट हो सकता है? कैप्टन भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अगर ये बंदा यूरी और व्हीलर को हरा सकता है तो ये जरूर जादू टोना जानता होगा और हम ऐसे इंसान को हरा नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं, अब जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो यूरी तुम्हारी मदद कर देगा इंटेरोगेशन में। ये सुन के यूरी शॉक होता है और क्लोई उसे थैंक यू बोलती है। इसके बाद क्लोई यूरी को सस्पेक्ट के डॉक्यूमेंट दिखाती है और बताती है, ये बंदा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप चिकन सर्कल का मेंबर बॉबी बकल है। इसे डिपार्टमेंट स्टोर की फूड कोर्ट के सामने खाने के डिस्प्ले पर जानबूझकर नाक की गंदगी लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ये सुन के यूरी के होश उड़ जाते हैं और वो सोचता है, तो क्लोई इसे ट्वाइलाइट समझ रही थी। इसके बाद यूरी अपना इंटेरोगेशन चालू करता है और एकदम स्ट्रिक्ट मोड में आ जाता है। वो कहता है, तो तुम एक गली के गुंडे हो जो एक अच्छा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने साथ मुसीबत लेके आते हैं। ये सुन के वो आदमी चिढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हारे जैसे सरकारी नौकर को क्या पता, हमारे जैसे लोग सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ये सुन के यूरी उसे चुप रहने के लिए कहता है। यहाँ पर यूरी अपना ट्वाइलाइट का पूरा गुस्सा इस सस्पेक्ट पे निकालने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा हार्श वर्ड का यूज करता है। वो कहता है, हम तुम जैसे कीड़े नहीं हैं, इसलिए हमसे ये उम्मीद मत रखना कि हम तुम्हारी चीख चिल्लाहट और बकवास को सुनेंगे और समझेंगे। तुम ऑस्ट्रेलिया पर चिपके हुए वो कीड़े हो जो कि यहाँ के लोगों का और इस देश का खून चूसते रहते हैं, और जिस दिन ये देश पूरी तरह सूख जाएगा तुम बस यहाँ से भाग जाओगे और फिर उसी हाल पर रोना रोओगे जिसे बर्बाद करने में तुम खुद शामिल थे। तुम्हारे जैसे लोग काम करने से मना कर देते हैं और फिर अपनी बेकार सी जिंदगी को सोसाइटी की प्रॉब्लम बना देते हैं, और जब सोसाइटी तुम्हारे लिए कोई सॉल्यूशन निकालती है तो वो तुम्हारे दिमाग के सब मेरे खिलाफ हैं वाले भ्रम को बढ़ा देता है। इसी वजह से तुम और ज्यादा लोगों पर अपनी नफरत निकालते हो, खुद को ही विक्टिम समझते हुए, क्योंकि सच ये है कि लोगों को जलील करना, उन्हें अब्यूज करना, यही एक चीज है जिससे तुम्हें थोड़ी सी भी तसल्ली मिलती है। तुम बेकार हो, तुम सिर्फ एक कचड़ा हो। ये सारे वर्ड सुन के उस सस्पेक्ट का रोना निकल जाता है। वो कहता है,
आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं थी। ये सुन के यूरी कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे क्रिमिनल्स की बेवकूफ़ वाली बातें सुनते रहूं। इसके बाद यूरी उस सस्पेक्ट से उसके बारे में पूछने लगता है। वो कहता है बस मुझे ये बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, आखिर तुम्हें ऑर्डर किसने दिया था, तुम्हारे लीडर का नाम क्या, तुम्हारे ग्रुप में कितने लोग हैं और तुम लोग का बेस किधर है जहाँ से तुम लोग ऑपरेट करते हो, सब कुछ अभी के अभी बताओ। ये सुन के वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर ये सुन के यूरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कोई भी इंटेरोगेशन के दौरान हमेशा अपना मुंह बंद रख पाता है? अगर कोई रख भी लेता है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके इंटेरोगेशन ने अपना काम ठीक से नहीं किया होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे आइडियल्स मेरे इस टॉर्चर के सामने टिक भी पाएंगे? ये सब सिर्फ बुक्स और मूवीज़ में होता है और मैं ये बात धमकी के तौर पर नहीं कह रहा, ये एक फैक्ट है। इसके बाद वो आदमी उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। अगले सीन में यूरी कैप्टन से कहता है वह लगता है मुझे जाकर उस एड्रेस को चेक करना ही पड़ेगा जिससे उसने सर्कल का हेडक्वार्टर्स बताया है। लेफ्टिनेंट कहते हैं अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो तुरंत बैकअप को बुला लेना और हाँ किसी ट्रक से टकरा मत जाना। इसके बाद यूरी और क्लोई उस एड्रेस पर जाने लगते हैं जिसे उस सस्पेक्ट ने दिया था। क्लोई यूरी से कहती है यूरी ये क्या है, क्या तुम्हारा मूड हमेशा खराब रहता है? ये सुन के यूरी कहता है यूरी ये कौन है, क्या तुम लेफ्टिनेंट ब्रायर कहना चाहती हो? ये सुन के क्लोई कहती है हम पब्लिक में है ना तो हमें सिविलियंस की तरह ड्रेस और बिहेव करना चाहिए, राइट? और इसके अलावा कॉलेज के टाइम में मैं तुम्हारी सीनियर थी तो अभी ये सब बराबर हो जाता है। ये सुन के यूरी कहता है लेकिन ये सब ऐसा काम नहीं करता। क्लोई कहती है लगता है तुम्हारा मूड सच में खराब है, पहले तो तुम्हें ट्वाइलाइट ने हराया था और फिर तुमने उसका गुस्सा उस सस्पेक्ट पे निकाल दिया। ये सुन के यूरी चिढ़ जाता है, वो कहता है चुप रहो और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे हमेशा से कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुन के क्लोई कहती है हर इंसान हमेशा स्ट्रांग नहीं हो सकता, तुम जानते हो ना, यहाँ तक कि मैं भी ट्रक से टक्कर घलने के बाद भी मैं ऐसे उठ के नहीं जा सकती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन के यूरी कहता है तो फिर मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। क्लोई मुस्कुराकर कहती है तुम अभी तक बदले नहीं ना, मुझे अभी भी याद है जब वो 14 साल का छोटा बच्चा कॉलेज में आया था बिना हाई स्कूल कंप्लीट किए। यहाँ पर हमें यूरी का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कॉलेज के स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछता है जिसका आंसर वो स्टूडेंट्स नहीं दे पाते और वो वहाँ से अपनी और अपनी सिस्टर की बड़ाई मार के चला जाता है। क्लोई कह रही होती है आज तक तुम वही बदतमीज बच्चे हो जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैंने सुना था कि तुम एक गवर्नमेंट जॉब में चले गए हो पर मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सीक्रेट पुलिस को ज्वाइन कर लोगे। वैसे मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पब्लिक जिससे नफरत करती हो ऐसे सीक्रेट पुलिस के तौर पर काम करना तुम्हारे लिए तो ड्रीम जॉब ही होगा। ये सारी बातें सुन के यूरी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है चुप करो और तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूरी कहता है मैं मानता हूँ उन दिनों में अपनी कमजोरियों से नफरत करता था और हाँ आज भी करता हूँ। मैं कॉलेज दोस्ती करने या पार्टी करने के लिए नहीं गया था, मैं वहाँ स्ट्रांग बनने के लिए गया था और अगर इस वजह से सब लोग मुझसे नफरत करते थे तो कहने दो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के क्लोई कहती है इसलिए तुम इतने ज्यादा टफ बन गए। ये सुन के यूरी चिढ़ जाता है, वो कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? और तभी यूरी एकदम से सीट के नीचे छुप जाता है। क्लोई उससे पूछती है आखिर क्या हो गया तुम्हें? यूरी कहता है वो स्मेल और वो चलने की आवाज वो तो मेरी सिस्टर की है। ये सुन के क्लोई भी उसे आजू बाजू देखने लगती है। यूरी कहता है बाल बाल बचा मैं तो। ये सब देखकर क्लोई कहती है तुम इतनी दूर से उनकी स्मेल पहचान सकते हो, वो भी कार के अंदर से। यूरी कहता है सिटी हॉल के पास से ड्राइव करने से पहले तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। क्लोई उससे पूछती है आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि तुम्हारी सिस्टर को नहीं पता कि तुम सीक्रेट पुलिस में काम करते हो। ऐसा भी नहीं है कि हम यूनिफॉर्म में हैं, अगर वो तुम्हें देख लेती तो हम कुछ बहाना बना लेते। ये सुन के यूरी कहता है तो फिर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताता? क्लोई कहती है ये तो बहुत आसान है, तुम बस ये कह देते कि हम दोनों लवर्स हैं या फिर कुछ ऐसा ही। ये सुन के यूरी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, वो कहता है पागल हो गई हो क्या, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्लोई उससे पूछती है लेकिन क्यों? यूरी कहता है ये वही औरत है जिसने अपनी खुशी साइड में रख के मुझे पाला है, मैं कभी भी उसे ये नहीं दिखा सकता कि मैं उनकी जगह तुम्हारे साथ ऐसे घूम रहा हूँ। ये सुन के क्लोई कहती है मेरा खुद का कोई भाई नहीं है तो शायद इसलिए मैं अच्छे से समझ नहीं पा रही हूँ, पर अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन होती तो मैं चाहती कि तुम अपनी खुशी ढूंढो। ये सुन के यूरी कहता है तुम मेरी बड़ी बहन बिल्कुल भी नहीं हो, तुम ऐसा कह भी कह सकती हो। क्लोई कहती है लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुमसे बात करना सच में बहुत मुश्किल है। इन सब बातों के बाद वो लोग उस गुंडे के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। क्लोई कहती है पहले देखते हैं अंदर कितने लोग हैं और वो लोग कितने स्ट्रांग है, हो सकता है वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो। यूरी कहता है मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, जो भी अंदर होगा मैं सबको पीट दूंगा, तुम बस बैक डोर कवर करके रखना। क्लोई कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये कोई मजाक नहीं है। यूरी कहता है ये सब योर के लिए है और वो भागकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और इसके बाद बिल्डिंग के अंदर उन लोगों की आपस में फाइट होने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी बिल्डिंग के अंदर के बंदों को योर फू मास्टर बन के पीट रहा होता है। वो उन गुंडों पर योर पंच और योर किक का इस्तेमाल करता है और एक बंदे को मुक्का मार के उसके दांत तोड़ देता है और इस अटैक का वो नाम रखता है योर अपर कट। यूरी सोचता है आखिर मैं इन छोटे मोटे गुंडों से लड़ते हुए इतना ज्यादा थक कैसे गया, मुझे उस ट्वाइलाइट को हराने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और भी ज्यादा स्ट्रांग। इसके बाद यूरी उन गुंडों पर योर नाम की और भी ज्यादा अटैक करता है
और वो सोचता है आखिर मैं कैसे कैसे ज्यादा स्ट्रांग बनूं। तभी एक बंदा पीछे खड़ा हुआ उसके थकने का इंतजार करता है। जैसे वो थक जाता है वो अपना हमला चालू कर देता है। वो कहता है बहुत हो गया तुम्हारे योरफू मास्टर, अब मरो। तभी बीच में क्लोई आ जाती है और उसका हाथ पकड़ के उसे तोड़ देती है और उसे नीचे गिरा देती है। ये देख के यूरी भी बहुत शॉक होता है। यूरी उससे पूछता है तो क्या बस इतने ही लोग थे? तभी क्लोई उसे गाल पे बहुत जोर से चाटा मारती है जिससे यूरी को दर्द होने लगता है। वो पूछता है आखिर ये तुमने क्यों किया? क्लोई कहती है तुम्हें सच में इससे चोट लग गई? वो कहती है अगर मैं पीछे के दरवाजे पर खड़ी रहती तो ये अभी तक तुम्हें मार देता। यूरी कहता है ऐसे छोटे मोटे हमले मुझे मार नहीं सकते। ये सुन के क्लोई उसे एक और जोरदार चाटा मारती है। वो कहती है लोग मरते हैं ऐसे हमलों से और तुम भी यूरी मर सकते हो ऐसे। ये सुन के यूरी बहुत हैरान होता है। क्लोई कहती है क्या तुम्हारी बहन कोई बुरी बहन है? ये सुन के यूरी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी सिस्टर दुनिया की सबसे अच्छी सिस्टर है। ये सुन के क्लोई उसका कॉलर पकड़ के कहती है तो वो एक अच्छी इंसान है। तो फिर तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चले कि उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे कैसा लगेगा? क्लोई उससे कहती है ये सब कुछ योर के लिए है, इसलिए अपना ये बेवकूफ सा दिमाग चलाना बंद करो। लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ पर यही चीजें तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। तुम कॉलेज के टाइम में भी ऐसे ही थे, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अब मैं भी इरिटेट हो चुकी हूँ। लगता है तुम्हारे खराब दिमाग का असर मुझ पे भी होने लगा है। ये सब तुम्हारी ही गलती है। ये सुन के यूरी हैरान होता है और वो उसे सॉरी बोलता है। ये सब बोल के क्लोई भी उसे सॉरी बोलती है और वो कहती है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। यूरी उससे पूछता है तो फिर अब मैं क्या करूँ? ये सुन के क्लोई कहती है ये सब मुझसे मत पूछो, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। देखो इस जॉब में ऐसी चीजें होती रहती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल थोड़ा और अच्छे से रखना चाहिए। तुम्हारी सिस्टर ने भी अपनी सारी उम्मीदें साइड में रखी सिर्फ यंग यूरी ब्रायर को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे पता है कि तुम दोनों काफी क्लोज थे तो शायद ये तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा, पर लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने के और भी तरीके होते हैं। तो अपनी सिस्टर को दिखा दो क्या तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो, वरना तुम किसी और को कैसे ही प्रोटेक्ट कर पाओगे। ये सब सुन के यूरी बहुत हैरान होता है और उसे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर योर यूरी के लिए खाना लाते वक्त उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। ये देख के यूरी बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो योर खुद को चोट पहुंचाती रहेगी और उसे कुछ भी हो सकता है, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा। यूरी कहता है जब तुम्हें मेरी वजह से ये चोट लगती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये सुन के योर कहती है तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। तो ठीक है, अब से मैं हर एक चोट से बचने के लिए और भी ज्यादा तेज बनूंगी। ये सुन के यूरी कहता है हाँ बस यही तो चाहिए था मुझे और भी ज्यादा तेज बनना पड़ेगा। मुझ में जिन चीजों की कमी है वो है तेजी और बचने की स्किल्स। मैं बस इन चीजों को इग्नोर कर रहा था जो कि सही नहीं है। ये सुन के क्लोई कहती है हाँ तुम गलत नहीं हो, पर मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। यूरी कहता है अब से मुझे और भी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बचने के लिए और तेज होने के लिए। और ये सब बताने के लिए थैंक्स क्लोई, मैं आज ही से ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। और इसके बाद हमें यूरी का घर देखने को मिलता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो अपने माथे पर बॉल को बांधकर उससे ब्लॉक करते हुए उससे प्रैक्टिस करता है और वो ब्लॉक होने वाले अटैक्स का नाम योर के नाम पर रख देता है। वो कहता है अगर ऐसे मैं योर का नाम लेता रहूंगा योर ब्लॉक और योर डॉज करके, तो इससे तो मुझे लग रहा है कि मैं उसे अपने आप से दूर कर रहा हूँ, तो मुझे ये बंद करना चाहिए। तभी वो इंटेंस प्रैक्टिस करते हुए थक जाता है। वो कहता है अब मुझे याद आ रहा है योर के लिए दोबारा से मेहनत करने का फील कैसा होता है। आज रात मेरे हाथ पांव काफी जोर से दुखेंगे और मैं ऑलरेडी तुम्हारी प्रेजेंस फील कर पा रहा हूँ योर। तभी वहां पर अचानक से योर आ जाती है। योर को देख के यूरी एकदम से शॉक हो जाता है। योर कहती है अचानक से यहाँ पर आने के लिए सॉरी, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुमने फिर से अपने आप को चोट पहुंचा ली? यूरी कहता है ये तो बस एक दोस्त ने थप्पड़ मार दिया था। ये सुन के योर कहती है क्या डिफेंस मिनिस्ट्री इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है और ये तुम्हारे सर पे बॉल क्यों बंधी हुई है? यूरी उसकी बातों का जवाब नहीं देता बल्कि उससे पूछता है तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो? योर कहती है काफी अजीब लग रहा था, आज लंच के टाइम में मुझे ऐसा लगा कि तुम आसपास में हो, तभी से मैं तुम्हें देखना चाहती थी। ये सुन के यूरी सोचता है उसे मेरे वहां होने का एहसास हुआ। तभी योर कहती है और वैसे भी पिछली बार मैंने तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया था, तब तुम्हें चोट भी लगी थी और मुझे इस बात का बुरा भी लग रहा था, इसलिए मैं माफी के तौर पर तुम्हारे लिए घर का बना खाना लाई हूँ। ये देख के यूरी काफी इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है मेरी सिस्टर कितनी ज्यादा स्वीट है, क्लोई सही थी, मैं योर को दुखी नहीं कर सकता, मैं मर भी नहीं सकता और उसे अकेला छोड़ भी नहीं सकता, इसलिए अब से मैं खुद का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद यूरी योर का बनाया वो खाना खाने लगता है। वो कहता है ये तो कमाल का है योर, खास करके ये फिश बिल्कुल एकदम मजेदार है। ये सुन के योर कहती है ओह वो वाली डिश, वो तो लॉयड ने तुम्हारे लिए बनाई है। ये सुन के यूरी वो पूरा खाना अपने मुंह से थूक देता है। ये देख के योर कहती है तुम्हें खाना इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए था। यूरी कहता है वो गलती से खाना मेरे गले में अटक गया था इसलिए मैंने थूक दिया। लेकिन वो सोचता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉयड फॉजर मुझे अपने इस शैतानी जाल में फंसाने की। अगर लॉयड ही ट्वाइलाइट होता तो मैं उसे कब का पकड़ चुका होता। रुको, अगर मैं किसी और रीजन से उसे पकड़वा लूं तो क्या इससे योर को बुरा लगेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे योर को फर्क भी पड़ेगा। ये चीज कंफर्म करने के लिए वो डायरेक्ट योर से ही पूछ लेता है। यूरी कहता है
तुम लॉयड से नफरत करती हो ना? तुमने कहा था कि तुम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ये सुन के यॉर घबरा जाती है। वो कहती है वो तो बस एक गलत फहमी थी। यूरी कहता है तो क्या तुम उससे प्यार करती हो? ये सुन के यॉर शर्मा जाती है और कुछ भी नहीं कह पाती। यूरी कहता है तो मतलब तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसका मतलब तुम उससे नफरत करती हो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम आन्या, बॉन्ड और यॉर को देखते हैं जो कि बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं। यॉर पूछती है हमें कहाँ जाना चाहिए। आन्या कहती है हम पास वाले पार्क में जा सकते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम पार्क को देखते हैं जहाँ पर आन्या स्लाइड में फिसल रही होती है। फिसलने के बाद वो यॉर से कहती है मेरे तो पीछे कपड़े जल गए। ये सुन के यॉर घबरा जाती है। वो सोचती है ये तो बहुत ज्यादा महंगे वाले कपड़े थे। इसके बाद आन्या को 2 लड़कों की बातें सुनाई देती है। उनमें से एक लड़का कहता है उधर देखो वो बुड्ढा अभी भी वहीं बैठा हुआ है, तुम्हें वो अजीब सा नहीं लगता क्या? दूसरा लड़का कहता है उसे छोड़ो, मॉम ने हमें स्ट्रेंजर से दूर रहने के लिए कहा है, याद है ना? और हाँ, उन्होंने ये भी बोला था कि अगर कोई अजीब बिहेव करे तो उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। हो सकता है वही बुड्ढा हो जो कि दुश्मनों का स्पाई हो। दूसरा लड़का कहता है हो सकता है वो किसी खबरी का वेट कर रहा हो, इसलिए तो वो पूरा दिन वहीं पर बैठ के टाइम पास करता रहता है। आन्या ये सब सुन के बहुत शॉक होती है। वो सोचती है क्या वो एक स्पाई है? अगर वो एक बुरा स्पाई है तो उसे पकड़ना मेरी ड्यूटी बनती है। मैं उसका दिमाग पढ़ूंगी और उसका सीक्रेट प्लान सुन लूंगी। इसके बाद आन्या उस बुढ़े आदमी का दिमाग पढ़ने लगती है और वो बूढ़ा आदमी केवल अपने घर जाने के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है मुझे बस घर जाना है, पर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैं खो गया हूँ। ये सब सुन के आन्या का चेहरा बन जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़के उस बुढ़े आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं अरे ओ बड़ाऊ, आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं? दूसरा लड़का कहता है ये आदमी को ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है, ये एक स्पाई है। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और ये सब देखकर वो दोनों लड़के बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं हमने उसे भगा दिया, आखिर हमने देश को बचा ही लिया, अब हमें भी घर चलना चाहिए। उनकी ये हरकतें देखकर आन्या फिर से अपना चेहरा बना लेती है। यॉर पूछती है आखिर क्या हुआ आन्या? इसके बाद आन्या दोबारा से पार्क में खेलने लगती है और तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा आ जाता है। वो एक झूले पे चढ़ के कहता है डियर बराबरा, मैं घर आ गया, बराबरा जरूर ऊपर होगी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी ऊपर चढ़ने लगता है। आन्या सोचती है ये तो वही बुढ़ा आदमी है। और इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन लकड़ियों के बीच में फंस जाता है। वो चिल्लाकर कहता है आखिर 2nd फ्लोर के हॉलवे में ये ट्रैप किसने लगाया? बराबरा क्या ये तुम हो? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये सुन के आन्या कहती है मेरा नाम बराबरा नहीं है। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी बहुत शॉक होता है। वो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नीचे से यॉर भी कह रही होती है कि आप ठीक हैं सर। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन लोगों को अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो घर नहीं जा सकता। ये सुन के यॉर कहती है आपको घर वापस जाने का रास्ता नहीं पता? वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं बार बार उसी जगह वापस आ जाता हूँ। ये सुन के आन्या कहती है बड़े लोग भी कभी कभी गुम हो जाते हैं। यॉर उससे पूछती है कि आपको अपना एड्रेस याद है? वो बूढ़ा आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है हम आज ही शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद वो उदास होकर कहता है सब खत्म हो गया। डियर, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ कर दोगी कि मैं इस पार्क में ही सड़ रहा हूँ और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये सुन के यॉर कहती है चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, हम आपको घर ले जाएंगे। यॉर उनसे पूछती है कि आपको कुछ भी याद है कि आपको कहाँ जाना था और आप कहाँ से आए थे? तभी आन्या सोचती है मैं इनका दिमाग पढ़ लेती हूँ, ये तो बहुत आसान होगा। जैसे ही वो उसका दिमाग पढ़ती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बस बेकार की बातें ही सोच रहा होता है। वो सोचता है मेरा घर अच्छा है, वहाँ पर फायर प्लेस है, बस घर जाना है और टीवी देखना है। शायद नए पॉट्स में कुछ फूल लगा दूं, नहीं पहले बाथरूम साफ कर दूंगा, नहीं तो बराबरा चिल्लाएगी। ये सारी बातें सुन के आन्या एकदम शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा होता। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे माफ करना, आजकल मेरी याददाश्त बिल्कुल ही कमजोर हो गई है। ये सुन के यॉर कहती है कोई बात नहीं, आप अपना टाइम लो, शायद आपके पास कोई चीज हो जिससे हमें हेल्प मिल सके। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी पॉकेट चेक करने लगता है जिसमें से उसे मार्केट से सामान लाने की लिस्ट मिलती है और तभी उसे याद आता है मैं तो मार्केट जाने वाला था शॉपिंग के लिए। ये सुन के यॉर कहती है सबसे पास का मार्केट यूनिवर्सिटी के रास्ते में पड़ता है, अगर हम वहां पर जाएंगे तो शायद इससे आपको कुछ याद आने लगे और हम जाते वक्त वहां पर शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यॉर आन्या से सॉरी बोलती है। यॉर आन्या से कहती है फिलहाल के लिए हमें इधर से जाना होगा। ये सुन के आन्या अजीब सा फेस बना लेती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे माफ करना आपको परेशान करने के लिए, लेकिन मैं बाद में आपका एहसान चुका दूंगा। उसकी बातें यॉर सुन ही नहीं पाती और वह बूढ़ा आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है क्या मैं उसको कुछ दे सकता हूँ? हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, शायद फ्रिज खाली होगा। क्या मैं अपना वॉलेट भी लाया था? मैं शायद इसे अपनी वसीयत में ऐड कर दूं। यॉर उससे पूछती है आप क्या कहना चाहते हैं? ये सुन के आन्या कहती है वो कह रहे हैं कि अगर हम उन्हें घर ले जाएंगे तो हमें अपनी वसीयत में ऐड कर देंगे और इसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये सुन के यॉर घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं सर, थैंक यू, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो लोग मार्केट जाने लगते हैं। आन्या खुश होते हुए कहती है अब तो हम बिलियनर्स होने वाले हैं, जिलियनर्स होने वाले हैं, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ये सुन के यॉर कहती है
हम उनसे कुछ नहीं लेने वाले। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तभी उस बूढ़े आदमी को पास का एरिया याद आने लगता है। वो कहता है ये एरिया कितना ज्यादा बदल गया है। योर उससे पूछती है क्या ये वही जगह थी जहाँ आप रहते थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है मैं शायद यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। ये सुन के योर शॉक होती है। वो कहती है सच में। वो बूढ़ा आदमी कहता है कुछ सालों पहले ये एरिया पूरा का पूरा तबाह हो गया था और इसी की वजह से यहाँ पर केवल अनाथ बच्चे बचे थे। सब लोग आसमान की ओर देखते थे कि अगला हमला कब होने वाला है और हमलों की वजह से कोई भी इंसान अकेला सड़क पे नहीं निकलता था। वो बूढ़ा आदमी आन्या से पूछता है मैंने सही कहा ना। आन्या कहती है मुझे नहीं पता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है नीचे देख के चलो, कुत्ते गंदगी पे पाँव मत रख देना। आन्या कहती है शायद उनका पेट खराब है। ये सुन के योर कहती है तुम्हारे कान तो बहुत तेज है आन्या, और वो आसपास में बाथरूम ढूंढने लगती है। योर कहती है आप इस स्टोर में जा सकते हो। स्टोर को देख के वो बूढ़ा आदमी फिर से कुछ बड़बड़ाने लगता है। आन्या कहती है वो कह रहे हैं कि उन्हें याद है कि वो इस स्टोर के पास से गुजरे थे। ये सुन के योर कहती है तो फिर हमें इसी डायरेक्शन में आगे चलना चाहिए। इसके बाद आन्या उस बूढ़े आदमी की सारी बातें योर को बताने लगती है। वो कहती है वो कह रहे हैं कि उन्हें ये स्ट्रीट बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही। योर कहती है तो फिर थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। आन्या कहती है वो कह रहे हैं कि हम शायद पास में आ चुके हैं। वो पार्क के फाउंटेन को अपना शावर समझ रहे हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी फाउंटेन में नहाने के लिए अपने कपड़े उतारने लगता है। योर कहती है सर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये पब्लिक फाउंटेन है। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी दोबारा से उदास बैठ जाता है। योर कहती है चलो एक और बार ट्राई करते हैं। वो बूढ़ा आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है मुझे बस कैसे भी अपनी वाइफ के पास जाना है। ये सुन के आन्या कहती है वो कह रहे हैं अगर हम घर नहीं पहुंच पाए तो वो यूनिवर्सिटी को उड़ा देंगे। ये सुन के योर डर जाती है। वो कहती है हम पक्का आपको घर ले चलेंगे। और इसके बाद वो लोग दोबारा से उस बूढ़े आदमी का घर ढूंढने लगते हैं। और तभी वो बूढ़ा आदमी एक माफिया की ब्रांच ऑफिस में घुस जाता है। वो कहता है यूरेका ये वही बिल्डिंग है। वो ऑफिस में घुसते हुए कहता है बरा बरा हनी मैं घर आ गया। वो माफिया उन्हें देखकर उन पर हमला कर देती है। वो कहती है क्या तुम लोग हम लोगों से बदला लेने आए थे या फिर हम लोगों पर हमला करने आए थे। योर उन्हें लेके भागने लगती है। वो कहती है ये आपका घर नहीं है, ये माफिया का ब्रांच ऑफिस है। और वो लोग भागते भागते थक जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बरा बरा मुझसे इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। ये सुन के योर कहती है उनमें से कोई भी बरा बरा नहीं थी। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक फ्लावर की दुकान को देखकर उसके अंदर जाने लगता है। आन्या कहती है वो कह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से अपनी वाइफ की फेवरेट फूलों की खुशबू आ रही है। योर उन्हें पकड़ लेती है और कहती है वो इसलिए क्योंकि ये एक फ्लावर शॉप है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी एक बिल्डिंग को देखकर कहता है मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा अपार्टमेंट सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे है। ये सुन के योर कहती है मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं रहते होंगे। बूढ़ा आदमी योर को देख के कहता है आज तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही हो बरा बरा। योर कहती है मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ सर। और इतना सब ढूंढने के बाद भी उन्हें उस आदमी का घर नहीं मिलता, जिससे वो बूढ़ा आदमी उदास हो जाता है। वो कहता है लगता है अब मुझे लोगों के बीच में रहने की आदत ही नहीं रही। मैं बस एक बुढ़ा हूँ जिसकी याददाश्त बहुत कमजोर है। तो मैं इतनी परेशानी देने के लिए मुझे माफ करना। ये सब सुन के आन्या कहती है ऐसी बात नहीं है, मुझे आज मजा आया, ये एक जबरदस्त एडवेंचर की तरह था। ये सुन के वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश होता है। वो कहता है थैंक यू डियर, एक बूढ़े के जज्बातों का मजाक न उड़ाने के लिए। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी उन्हें ट्रीट देने लगता है, जिससे आन्या बहुत खुश हो जाती है। योर कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। आन्या कहती है वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनकी प्यारी सी पोती जैसी हूँ और वो मुझे वेफल्स खिलाना चाहते हैं और अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सब देख के योर सोचती है मेरे पेरेंट्स अब नहीं रहे और लॉयड के भी पेरेंट्स अब नहीं है, तो आन्या ने कभी दादा दादी होने का एक्सपीरियंस ही नहीं किया। शायद कभी मेरे पास भी दादा दादी नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी कमी भी महसूस हुई होगी और इस बात का दुख भी हुआ होगा। पर सोचूं तो आन्या भी ऐसा ही फील करती होगी क्या। तभी वॉलेट रखते वक्त उस बूढ़े आदमी की पॉकेट से कुछ गिर जाता है, जिसे योर नोटिस कर लेती है। वो कहती है आपकी पॉकेट में से कुछ गिर गया है। जैसे ही वो उसे उठा के देखते हैं उन्हें लगता है ये किसी तरह का कूपन है। आन्या कहती है मुझे दिखाओ, मैं बताती हूँ वो क्या है। आन्या उस कूपन को देख के कहती है ये रैफल का विनिंग टिकट है, जो कि हमारे यहाँ की दूसरी गली में है। इस जबरदस्त आइटम को एक्सचेंज करके हम पूरी 10 के 10 कैंडी ले सकते हैं। ये सुन के उस बूढ़े आदमी को याद आ जाता है। वो कहता है बिल्कुल, मैं कैंडी शॉप गया था क्योंकि मुझे मार्केट जाने से पहले कुछ स्वीट्स खाना था, पर आखिर में मैंने सारी कैंडीज उन कबूतरों को खिला दी। ये सुन के योर कहती है इसका मतलब है कि उनका घर शायद हमारे एरिया के आसपास हो सकता है। इसके बाद वो लोग उसी कैंडी शॉप के पास जाते हैं। योर उनसे पूछती है आपको क्या लगता है कि आप यहीं आसपास में रहते हैं। आन्या कहती है इस बात को छोड़ो, चलो कूपन से कैंडी खरीदते हैं। योर कहती है इतनी सारी स्वीट्स खा के तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे। तभी बॉन्ड योर के हाथ से रस्सी छुड़ा के वहां से भागने लगता है और एक जगह जाके बैठ जाता है। योर सोचती है क्या बॉन्ड ने उस आदमी का घर ढूंढ लिया, चलो उसे फॉलो करते हैं। इसके बाद वो लोग उसी बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जहाँ आन्या लोग रहते हैं। ये बिल्डिंग देख के बूढ़ा आदमी कहता है यही है, मुझे पक्का यकीन है, हमने आखिर में मेरा घर ढूंढ ही लिया। ये देख के योर कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। बॉन्ड तो बस अपने घर पे वापस आ गया, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उनकी बात ही नहीं सुन रहा होता है। वो कहता है यही हमारी बिल्डिंग है,
हम यहीं पर रहते हैं। तभी वहाँ के दरवाजे से एक बूढ़ी दादी और लॉयड निकलते हैं। वो बूढ़ी दादी कहती है, सिगमंड तुम पूरे टाइम क्या कर रहे थे? ये सुन के यॉर शॉक हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसके गले लग जाता है। वो बूढ़ी दादी कहती है, तुम मुझे देख के इतना खुश क्यों हो? तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए थे सामान शिफ्ट करने के लिए। लॉयड भी यॉर से पूछता है, आखिर तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो और तुम इतनी देर से कहाँ थी? यॉर लॉयड से पूछती है, क्या आप इन्हें जानते हो? लॉयड कहता है, ये लोग हमारे यूनिट के पास में शिफ्ट हो रहे हैं, मैं बस इनकी मदद कर रहा था। लेकिन वो सोचता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हमारे नेबर्स हैं और इनके बारे में सब कुछ जानना मेरी ड्यूटी है। वो बूढ़ी दादी उसकी मदद करने के लिए लॉयड को थैंक यू कहती है। इसके बाद वो दोनों अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा नाम सिगमंड ऑथेन है, और वो बूढ़ी दादी कहती है, मेरा नाम बराबरा ऑथेन है। अगर मेरे हस्बैंड ने आपको ज्यादा परेशान किया हो तो उसके लिए सॉरी। ये सुन के आन्या सोचती है, ग्रैंडपा सिगमंड और ग्रैंडमा बराबरा। लॉयड और यॉर भी उन्हें वेलकम करते हैं। तभी वो सिगमंड बराबरा को फूल देते हैं। वो कहते हैं, मैं माफी के तौर पर तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। ये देख के यॉर शॉक होती है। वो सोचती है, आखिर उन्होंने ये कब लिया? और ये देख कर बराबरा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों लोग वहीं पर लग जाते हैं। इसे देखकर फॉर्जर फैमिली भी बहुत शॉक हो जाती है। लॉयड भी ये देखकर अजीब सा चेहरा बना लेता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये था स्पाई एक्स मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।